जरा सोचिए, अगर आज से लगभग 5,000 साल पहले आपको किसी ऐसे शहर में ले जाया जाए जहां चौड़ी सड़कें हों, ऊंची इमारतें हों, व्यस्त बाजार हों और हजारों लोग एक संगठित जीवन जी रहे हों, तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन यह कोई कल्पना नहीं है। यह है मेसोपोटामिया की कहानी। दुनिया की उन पहली सभ्यताओं में से एक, जहां मानव ने पहली बार लेखन कला विकसित की, बड़े शहर बसाए और संगठित प्रशासन की नींव रखी। आखिर कैसे शुरू हुआ यह शहरी जीवन? लेखन कला ने मानव इतिहास को कैसे बदल दिया? और क्यों मेसोपोटामिया को सभ्यता की जन्मभूमि कहा जाता है? आइए, कक्षा 11 इतिहास के अध्याय 1, लेखन कला और शहरी जीवन की इस रोचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हेलो क्लास 11 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आप क्लास 11th में आ चुके हैं। देखिए, अब आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटीज में जितने भी सब्जेक्ट हैं, इनको ये चीज याद रखिएगा, थ्योरी ज्यादा है लेकिन लॉजिकल वे में सारा कुछ एक साथ सॉल्व किया जा सकता है। और आपकी हेल्प के लिए हम हैं आपके पास, आपको फुल मार्क्स दिलाने के लिए आपका अपना चैनल स्टार्ट रिवीजन। आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, हम आपको कंटेंट बाइलिंगुअल फॉर्मेट में करवाएंगे। और आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की, लेखन कला और शहरी जीवन, राइटिंग स्किल एंड अर्बन लाइफ। देखिए, ये जो चैप्टर शुरू होता है बेसिकली ये होता है विश्व की प्राचीन सभ्यता से। देखिए, विश्व की प्राचीन सभ्यता का मतलब किससे है कि सबसे पुरानी वाली बसावट, सबसे पुराने सेटलमेंट से है। देखो, दुनिया में 4 एंशिएंट सिविलाइजेशन मानी गई है। एक है हड़प्पा, दूसरी है चीन की, तीसरी है मिस्र की सभ्यता और चौथी आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। अभी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पहली बात याद रखिएगा, आज के डेट में ये कौन से देश का पार्ट है? इराक का। ठीक है, इस मेसोपोटामिया सभ्यता को हम प्राचीन काल में जानते थे, वो आज किस देश में अवेलेबल है? इराक में। और ये जो सभ्यता थी, ये जो सिविलाइजेशन थी, याद रखिएगा, ये अपनी संपन्नता, प्रोस्पेरिटी, शहरी जीवन, अर्बन लाइफ, विशाल साहित्य, लिटरेचर और गणित और खगोल विद्या, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के लिए जानी जाती है। ठीक है, कुल मिलाकर ये एक ऐसी सभ्यता थी, ये एक ऐसी बसावट थी, एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जहां पर सारी चीजें बेहतरीन तरीके से चल रही थी। उसके बाद यहाँ की जो फर्स्ट नोन लैंग्वेज थी वो थी सुमेरियन, और इनकी जो स्क्रिप्ट थी, इस स्क्रिप्ट का नाम है कीलाकार। देखो, कीलाकार या क्यूनिफॉर्म हम जिसे कहते हैं, ये आप सबने ही बहुत इस्तेमाल किया है, बस आपको नाम नहीं पता। जैसे आप बेंच पर बहुत दबा दबा कर स्कूल में नाम लिखते हो, दीवारों पर लिखते हो प्रकार से, कंपास से, बस उसी चीज को क्या बोला गया? कीलाकार लिपि, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। ठीक है, और यही चीज स्टार्ट कौन कर रहा था? मेसोपोटामिया के लोग। और याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की जो खोज वगैरह स्टार्ट होती है, ये होती है 1840 के दशक से। ठीक है, बेसिक याद रखेंगे कि मेसोपोटामिया आज किस देश में है? इराक में। खोज कब शुरू हुई? 1840 में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपको वर्ड दिख रहा है, इसको हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे, मेसो प्लस पोटामिया। ठीक है, मेसो का मतलब होता है बीच का क्षेत्र, बिटवीन एरिया, और पोटामिया का मतलब होता है 2 रिवर्स, यानी कि 2 नदियां। तो जो मेसोपोटामिया का मतलब निकल कर आता है, इसका मतलब भी यही निकलता है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, एन एरिया बिटवीन 2 रिवर्स। और यहाँ की जो 2 रिवर्स कौन कौन सी है? एक है आपकी दजला और दूसरी है आपकी फरात, टाइग्रिस और यूफ्रेटस रिवर। इन 2 रिवर्स के बीच में ये सभ्यता लोकेटेड थी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? मेसोपोटामिया। उसके बाद इसमें आगे बात करें तो हमारे पास इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन पे बात आती है कि इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी थी। पहली बात, अगर हम इसे देखें तो मेसोपोटामिया क्या है? 2 नदियों के बीच में है। 2 नदियों के बीच, एक नदी बस बाहर से निकलती थी और दूसरी इनके क्षेत्र से होकर जाती थी। सबसे पहला आता है इसका नॉर्थ ईस्ट हिस्सा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे यहाँ पर हरे भरे ऊंचे ऊंचे मैदान, पर्वत श्रृंखलाएं थी। ठीक है, यहाँ पर प्लेन्स और माउंटेन रेंजेस थी नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद नॉर्थ पार्ट में जाओगे तो यहाँ पर स्टेपी था। स्टेपी मतलब होता है घास के मैदान। स्टेपी का मतलब किससे है? घास के मैदान। ये आपको नॉर्थ पार्ट में मिलते हैं। उसके बाद आगे जाओगे ईस्टर्न पार्ट में, और ईस्टर्न में आपको नदियां मिलेंगी, मरुस्थल मिलेंगे, डेजर्ट मिलेंगे, ये सारी चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट इनका साउथ पार्ट, साउथ वाला याद रखिएगा, इनके लिए अर्बन एरिया था, सारे के सारे इनके शहर, सब कुछ इसी साउथ वाले हिस्से में अवेलेबल थे। ठीक है, और यहीं पर मेसोपोटामिया के 4 मेन शहर, नाम सुनिएगा, उरनगर, उरुक नगर, बेबीलोन और मारी नगर। ये 4 जो है ये इनके अवेलेबल थे साउथ में, और उरुक, मारी और बेबीलोन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम रहेंगे नाम। ठीक है,
तो हमारे पास ये इसकी भौगोलिक स्थिति निकलती है कि नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ क्या है, पहाड़, नॉर्थ में घास के मैदान, फिर आप आओगे ईस्ट में तो यहाँ पर रेगिस्तान मिलेगा, और साउथ में आओगे तो आपको सारे के सारे शहर, सारी जनसंख्या साउथ में मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें देखें, अगला हिस्सा आता है शहरीकरण का महत्व। देखो, पहली चीज, मेसोपोटामिया उस जमाने में 4 बड़े शहरों को हैंडल कर रहा था, जिसकी वजह से हम मेसोपोटामिया को एक शहरी सभ्यता, एक अर्बन सिविलाइजेशन मानते हैं कि यहीं से शहरों का शुरुआत हुआ है। सबसे पहली चीज कि मेसोपोटामिया के जो शहर हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां, व्यापार, निर्माण, सेवाएं, ये सारी चीजें बहुत थी। याद रखिएगा, कोई भी शहर होगा वहां पर इस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होंगी। दूसरी बात आती है कि शहरी जीवन की जो मुख्य विशेषता थी वो थी श्रम विभाजन। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, डिवीजन ऑफ लेबर है, ये बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं था। आपको कोई एक काम करना है तो आपको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो इसको मिट्टी वाले के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा कि मिट्टी ला के दे दे। बड़ा ही है, इसको लकड़हारे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो लकड़ियां काट काट के इसको दे दे। तो ये चीज याद रखिएगा, जितने भी लोग थे लेबर डिवीजन के तहत सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे। ठीक है, शहरी अर्थव्यवस्था में सामाजिक संगठन महत्वपूर्ण था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट होती थी। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप बनाया गया और ग्रुप में लोगों का काम बांटा गया है कि कोई व्यक्ति है जो व्यापार संभालेगा, ठीक है, कोई व्यक्ति स्टोरेज करेगा, भंडारण करके रखेगा, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो सबकी आवश्यकता पूर्ति करेगा। जैसे कंपनी आज के डेट में काम करती है ना, कि मैनेजर सबको देखेगा, सुपरवाइजर लेबर को संभालेगा, लेबर काम करेगी, सफाई का स्टाफ अलग। ऐसे ही जब सारे काम बांट दिए जाते हैं, उसी को हम कहते हैं सामाजिक संगठन। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें बात करें, अगला हिस्सा कि शहरों में संसाधनों का आयात और निर्यात पूरी तरह से मैनेज होता था। याद रखिएगा, जितने भी रिसोर्सेज थे उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन कहां से? शहरों से। ठीक है, दूसरी तरफ शहरों में ही भंडारण और व्यापार संबंधी, ठीक है, स्टोरेज और ट्रेड रिलेटेड सारी फैसिलिटीज शहरों में ही थी, इसीलिए शहरों को ही इंपॉर्टेंट माना गया। उसके बाद लेन देन का जो स्थायी रिकॉर्ड था, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन होती थी, उन सबको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर राइटिंग स्किल डेवलप कर दी गई। और याद रखिएगा, राइटिंग स्किल इनकी कुछ इस टाइप की थी। ठीक है, ठीक, इनको आप कह सकते हो कीलाकार। आप देख रहे हो ना, गड्ढा सा हो रहा है इनमें। ठीक है, इनको दबा के लिखा जाता था पूरा। उसके साथ साथ शहरों के विकास के लिए माल की आवाजाही तीव्र और सस्ता होना जरूरी था। माल का मतलब है यहाँ पर कच्चे माल से, रॉ मटेरियल से। ठीक है, कि रॉ मटेरियल शहरों में जितना आसानी से आएगा जाएगा, उतनी तेजी से विकास माना जाएगा। और यहाँ पर सामान लाने ले जाने के लिए 2 ही रास्ते इस्तेमाल होते थे, एक होता था आपका जल मार्ग और एक होता था आपका स्थल मार्ग। या तो वाटरवे इस्तेमाल किया जाएगा या तो रोडवे इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद श्रम विभाजन, कुशल जल परिवहन, ये सारी चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से मेसोपोटामिया के 4 शहर, अगेन नाम कौन कौन से हैं? उर नगर, उरुक नगर, बेबीलोन और मारी नगर। ये 4 शहर इन्हीं कारणों से डेवलप हुए। याद रखिएगा, उनको चाहे एक का नाम लेकर कह दे तब भी यही बातें बतानी है, आपको रैंडम नाम ना भी ले तब भी आपको शहरों के बारे में यही बातें बतानी है। उसके बाद आगे इसमें देखें तो हमारे पास आता है कि मेसोपोटामिया में कृषि का संकट क्या था। तो आप एक चीज समझो, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या देखा कि मेसोपोटामिया तो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है, और इतनी बेसिक नॉलेज तो हमें है कि नदियों के पास जो जमीन होती है वो उपजाऊ होती है। उपजाऊ में कृषि संकट किस बात का? अगर कृषि संकट आ रहा है, इट मीन्स कुछ और रीजंस थे। ठीक है, वो एक चीज वापस आपको लेके जाएंगे इसकी ज्योग्राफी पे। ठीक है, देखिए, हमने क्या देखा कि साउथ में यहाँ पर लोग बसे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर लोग बसे हुए हैं। ऊपर से जो नदियां आती थी ना, तो यहाँ के जो लोग हैं इसको अलग अलग हिस्सों में बांट के नदियों को ले जाते थे। यहाँ तो पानी रोक दिया जाता था। अगर आप पानी रोक दोगे, नीचे के एरियाज में सूखा पड़ जाएगा। तो अगर पानी छोड़ दोगे अचानक से, तो नीचे बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो यही दिक्कतें यहाँ पर चल रही थी। देखिए, यहाँ की दिक्कत क्या थी? पहली बात, मेसोपोटामिया 2 नदियों के बीच है, दजला और फरात, टाइग्रिस और यूफ्रेटस। और इनमें कई बार नदियों में जब पानी बढ़ जाता था, बारिश से या किसी भी रीजन से नदियों में पानी बढ़ जाता था, तो इन एरियाज में बाढ़ आ जाती थी और बाढ़ के टाइम पे खेती नहीं होगी। दूसरा, अब जब नदियों में कई बार पानी कम पड़ जाएगा, सूखा वगैरह पड़ जाएगा, तब भी खेती नहीं कर सकते थे, तो खेती की दिक्कत में आ रही थी। याद रखिएगा, 2 नदियां हैं, पानी बढ़ गया तो बाढ़ आ गई, पानी घट गया तो सूखा पड़ गया। दोनों सिचुएशन में खेती नहीं करते। कई बार क्या होता था कि खेती कर भी ली, आपने फसल भी उगा ली, तो यहाँ पे ना एक पशुचारक समुदाय हुआ करता था। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर एक पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी हुआ करती थी।
पशु चारकों का जो समूह होता है ना, उसी को पेस्टोरलिस्ट बोला गया है। ठीक है, तो ये लोग अपने जानवरों को लेकर खेतों में घुस जाते थे चराने के नाम पर, तो ये उनकी फसलों को बर्बाद कर देते थे। और उसके बाद जो साउथ मेसोपोटामिया था, यहाँ के जो लोग थे ये भी अच्छे नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये ऊपरी क्षेत्र के लोग, साउथ मेसोपोटामिया में ऊपरी क्षेत्र के लोग क्या करते थे, दजला नदी को अलग अलग हिस्सों में बांट देते थे कि आधा पानी हमारे यहाँ आ जाए, आधा हमारे पड़ोसी के यहाँ, इस तरीके से बांट दिया जाता था। ठीक है, और उसके बाद नीचे के क्षेत्रों में पानी कमी हो जाती थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो नदियां थी, जमीन भी उपजाऊ थी, लेकिन फिर भी इनकी फसल ठीक से नहीं हो पा रही थी, इनके कुछ आपसी कारणों की वजह से। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें इसमें, तो मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास की जब आप बात करते हो, तो लेखन कला के विकास का मतलब क्या है कि किस तरीके से इन्होंने लिखना शुरू किया, किस तरीके से इन्होंने लिखना शुरू किया। सबसे पहली चीज, मेसोपोटामिया में जो लिखने का तरीका यूज होता था, इसको हम कहते हैं कीलाकार। ठीक है, क्यूनिफॉर्म मेथड कहते हैं इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको पूरा जोर लगाकर ऐसे दबा दबा कर इसको लिखा जाता। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें जो चीजें इस्तेमाल होती थी, पहले एक मिट्टी की सतह, ठीक है, याद रखिएगा, एक क्ले, स्मूथ क्ले सरफेस चाहिए होता था, और उसके बाद दूसरी चीज चाहिए होती थी सरकंडे की कलम, एक रीड पेन चाहिए होता था। भाई कि आपने एक स्लेट बचपन में इस्तेमाल करी ना, कॉपी टाइप में मान लो, उसको आपने मिट्टी का बना लिया, अब आपके पास एक रीड पेन है, सरकंडे की कलम है, एक लक्कड़ का है, नीचे कॉपर लगा हुआ है, उससे दबा दबा कर लिखोगे, और लिखने से पहले मिट्टी को गीला करना पड़ेगा। लिखने के बाद आप उसको सुखा दो, और वही आपकी राइटिंग स्क्रिप्ट हो गई, उसी को बोला गया है कीलाकार लिपि। और याद रखिएगा, इस कीलाकार लिपि को शुरू किसने किया था? इसको शुरू करने वाले लोग थे सुमेरियन समुदाय। कि नाम आपको याद रखना, पेपर में पूछा जाता है, सुमेरियन समुदाय। ठीक है, याद रखिएगा, इसी सुमेरियन समुदाय ने इस चीज को डेवलप किया। और लिख के असर है, मिट्टी की सतह आ गई, एक सरकंडे की कलम आ गई, और इससे लिख दिया। ठीक है, उकेल कर, एनग्रेविंग करते हुए इसको लिख दिया। और उसके बाद जो आज हमें सबूत मिले हैं पहले, वो आज से लगभग लगभग 3200 ईसा पूर्व के हैं, 3200 BCE के हैं। यहां से एक चीज समझिएगा, जब भी आप बात करते हैं ईसा पूर्व की, ठीक है, देखिए, अगर हम टाइमलाइन को समझें, तो टाइमलाइन किस तरीके से वर्क करती है। हमारे पास एक पूरा हिस्सा है, आपने क्लास 10 तक पढ़ा भी है, जीरो हो गई है हमारा इंटीजर, लेफ्ट साइड हमारी नेगेटिव होती है, राइट साइड हमारी पॉजिटिव। तो इसी नेगेटिव और पॉजिटिव को, ठीक है, इसी नेगेटिव और पॉजिटिव को हम BCE, इसी को हम BCE और CE के रूप में फॉर्म करते हैं। जीरो का मतलब ये है हमारा कैलेंडर। ठीक है, जीरो का मतलब किससे? हमारे कैलेंडर से। तो कैलेंडर शुरू होने से पहले की जितनी भी घटनाएं हैं, उनको हम BCE बोलते हैं, यानी कि ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है, और कैलेंडर शुरू होने के बाद की जो घटनाएं हैं, उनके साथ हम लगाते हैं ईसवी। अब हमने क्या देखा था? 3200 ईसा पूर्व, 3200 BCE, यानी कि कैलेंडर शुरू होने से 3200 साल पहले वहां पर लिखावट शुरू हो गई थी। तो इस तरीके से टाइमलाइन डिसाइड होती है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर जो आज हमें एविडेंस मिला, वो आज से कितने साल पुराना है? 3200 ईसा पूर्व, यानी कैलेंडर भी शुरू हुआ था उससे 3200 ईसा पूर्व का है। और इस समय सिर्फ और सिर्फ क्या था? चित्र चिन्ह यही सब बनाए जाते थे, चित्र चिन्ह और संख्या नंबर्स यही सब लिखे जा रहे थे। उसके साथ साथ हमारे पास जो लेखन कार्य था, वो कोई पढ़ने लिखने में इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उस सामाजिक लेन देन के लिए इस्तेमाल हो रहा था। कि जो भी सोशल ट्रांजेक्शन होती थी, कि आपने मेरे से कोई सामान लिया, लोन लिया, इस टाइप की जो चीजें इस्तेमाल होती थी, उनमें इसको यूज किया जाता था। और यूज करने का मतलब क्या? कि आप अगर मेरे से उधार ले गए तो लिख के जाओगे इस पे, इस तरीके से लिख दिया, और ये एक स्थायी रूप ले गया, और इसको एक्सेप्ट किया जाता था। उसके साथ साथ लगभग लगभग टाइम चेंज हुआ, 2600 ईसा पूर्व आया, तो जाकर इन्होंने एक कीलाकार लिपि, जिसको सुमेरियन कम्युनिटी ने डेवलप किया, वो सबको देखने को मिली। और उसके बाद धीरे धीरे इसका जो मल्टीपल यूज है वो होने लगा, जैसे प्रॉपर हिसाब किताब करने में, ठीक है, अकाउंट्स मैनेज करने में। उसके साथ साथ डिक्शनरी बनाई इन लोगों ने, शब्दकोश बनाए, भूमि हस्तांतरण के लिए, लैंड ट्रांसफर के लिए, इन सब कार्यों में आपका जो ये लेखन कला था इस्तेमाल होना शुरू हो गया। और इन द एंड याद रखिएगा, जब ये डेवलप हुआ और बेहतर हुआ, तो लगभग लगभग 2400 ईसा पूर्व तक आते आते, 2400 BCE तक आते आते सुमेरियन की जगह कौन आ गए? त्रिकथी। और बस यहीं से शुरू हो गए वर्ण, यहीं से शुरू हो गए वर्ण।
ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, मेनली आपसे पूछेगा लेखन कला का विकास क्या, और विकास में आपको बताना है कि शुरुआत सिर्फ सामाजिक लेन देन के लिए थी, सोशल ट्रांजेक्शन्स के लिए, लेकिन बाद में इसको अकाउंट्स के लिए, वर्ल्ड लिस्ट के लिए, भूमि हस्तांतरण के लिए, और साथ साथ राजा की कोई उपलब्धि होती थी उसका नोटिस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और एक चीज ऐड ऑन रखिएगा यहाँ पर कि जो मेसोपोटामिया था ना, यहाँ पर सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, यहाँ पर सिर्फ काम चलाऊ साक्षरता थी, यानी कि इतने ही लोग पढ़े लिखे थे जितनों को हिसाब किताब मैनेज करना होता था, उससे ज्यादा फालतू कोई पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं, तो मेसोपोटामिया के मंदिरों की विशेषताओं पर आता है। देखिए, जो मेसोपोटामिया के मंदिर हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जो सोसाइटी में जो भी चीजें हो रही हैं, लगभग लगभग मंदिरों से ही डिसाइड हो रही थी। देखिए, मेसोपोटामिया का विकास हम मानते हैं लगभग 5000 ईसा पूर्व में। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है कि जो मेसोपोटामिया का विकास हुआ वो कब है, 5000 ईसा पूर्व में। 5000 ईसा पूर्व का मतलब यहाँ के मंदिर और शहर साथ साथ बने थे। ठीक है, यहाँ के मंदिर और शहर साथ साथ बने, इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको ना कथन और कारण वाले क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, कि जब आपके पास मंदिरों का विकास हुआ, इन्हीं मंदिरों के विकास को टाइम कौन सा दिया जाता है, 5000 ईसा पूर्व का, 5000 BCE का। उनके साथ साथ ये जो मंदिर थे इनके, सबसे बड़ी खासियत कि इनको ऊंची जगहों पर बनाया जाता था, हाई ऑल्टीट्यूड। रीजन आपको पता है, चैप्टर की स्टार्टिंग में था कि दो नदियां हैं, ठीक है, बाढ़ कभी भी आ सकती है, बचने के लिए हाइट पर एक जगह होनी चाहिए, तो उन्होंने वहां पर मंदिर बना रखा था कि कभी बाढ़ आएगी तो बचने के लिए वहां पे भाग जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, इन्हीं मंदिरों को देवालय भी कहा जाता था। ठीक है, देवालय मीन्स देवों का स्थान। ठीक है, टाइटल दिया गया, मंदिर और देवालय दोनों एक ही है, और इनमें आम सभाएं भी आयोजित होती थी। याद रखिएगा, पब्लिक असेंबलीज भी यहाँ पे की जाती थी, यानी कि अगर कोई गांव है आसपास, उसको कोई मीटिंग करनी है, सारे गांव वालों को मंदिर बुला लिया कि भाई आओ मीटिंग करेंगे। इतना क्लियर है कि 5000 ईसा पूर्व में, 5000 BCE में मंदिरों का विकास हुआ। उसके बाद इन्हीं मंदिरों को ऊंचाइयों पर बनाया गया, और इन मंदिरों में साथ साथ दिवाली भी कहते थे, और उसी के साथ साथ यहाँ पर पब्लिक असेंबली, आम सभाएं भी की जाती थी। और इसी मंदिर के आसपास सामाजिक और आर्थिक जीवन का केंद्र भी हुआ करते थे। देखिए, सामाजिक का मतलब जहाँ पे समाज आके मिल रहा है, लोग आपस में मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो हो गया सामाजिक गतिविधि। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं किसकी, आर्थिक गतिविधियों की, तो वो है बाजार की, कि इस मंदिर के आसपास चीजों का विनिमय भी तो होगा। याद रखना, मेसोपोटामिया के टाइम पे कोई करेंसी नहीं थी, कोई भी करेंसी नहीं थी, और करेंसी ना होने की वजह से हम क्या देखते हैं, यहाँ पर बार्टर सिस्टम चलता था। क्या चलता था, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय, कि आप अपनी वस्तु दीजिए, हम अपनी वस्तु देंगे। ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें मैनेज हो रही थी। उसके बाद अगला आता है कि मंदिरों के जो आसपास थे, यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियां थी, व्यापारिक ट्रेडिंग एक्टिविटीज, मतलब लाइक कुछ इस तरह की मार्केट्स थी, लोग एक्सचेंज कर रहे थे। याद रखिएगा, करेंसी नहीं थी, चीजें बस एक्सचेंज करी जाती थी। उसके साथ साथ जो यहाँ के मंदिर थे, वहां पर दही, मछली, अनाज, ये सब चढ़ाया जाता था प्रसाद के तौर पर। याद रखिएगा, यहाँ की ऑफरिंग्स जो हैं उसमें मछली, दही, अनाज, ये सब हुआ करता था। और यहाँ के जो देवी देवता थे, यहाँ की प्रमुख देवी इंदाना देवी, याद रखिएगा, इनको लव एंड वॉर की गॉडेस माना गया है, युद्ध और प्रेम की देवी माना गया। और उर देवता जो कि चंद्र के थे। ठीक है, चंद्र का वहां पे लोकल नाम उर था। ठीक है, उसके साथ साथ मंदिर जो लोग थे वो शिक्षा के केंद्र के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। देखिए, मंदिर की टाइमिंग क्या है, मॉर्निंग में खुल रहा है, शाम को खुल रहा है, दिन में क्या हो रहा है, तो दिन में वहां पर एजुकेशन दी जाती थी, बच्चों को बुलाकर वहां पर पढ़ाया जाता था, सेंटर ऑफ एजुकेशन हुआ करते थे। और उसके साथ साथ सामान्यतः मंदिरों की जो संरचना थी घरों की तरह थी। मेसोपोटामिया के मंदिर देखने में, ठीक है, विजिबली क्या आते हैं, लगभग लगभग घरों की तरह, लाइक इसी तरह के हैं, बस थोड़े से ऊंचाई पर हैं, घरों के नक्शे की तरह बने हुए हैं, इनमें मूर्ति कक्ष है, बस यही चीज थी। अदरवाइज आप देखोगे मेसोपोटामिया के मंदिर और घर दोनों लगभग लगभग एक जैसे हुआ करते थे, और दोनों की जो डेवलपमेंट हुई है वो 5000 ईसा पूर्व में है। ठीक है, 5000 BCE में। उसके बाद आगे इसमें बात करें तो आते हैं शहरी जीवन की विशेषताओं पे, कि शहरी जीवन क्या है। देखो, मेसोपोटामिया की अगर आप शहरी जीवन की बात करोगे तो यहाँ पर समृद्धि और व्यवस्थित समाज, हमें एक डेवलप्ड और एक वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि मेसोपोटामिया का जो शहर है, वहां की सोसाइटी, समाज कैसा था, तो वो अच्छा था, वेल ऑर्गेनाइज था। उसके बाद दूसरा, यहाँ पर असमानताएं अवेलेबल थी, इनइक्वालिटीज अवेलेबल थी। देखिए, समाज कोई सा हो, चाहे आज का भी हो, इनइक्वालिटीज हमेशा ही अवेलेबल रहती है। और हमेशा अवेलेबल होने का मतलब किस चीज से रहेगा,
ठीक है। हमेशा अवेलेबल होने का मतलब किस चीज से रहेगा? यहाँ पर अवेलेबिलिटी का मतलब ये है, इनइक्वालिटी का मतलब, ठीक है। जब आप इनइक्वालिटी की बात करते हो, असमानता की बात करते हो, तो कुछ इस तरह, कुछ लोग तो बहुत अल्ट्रा रिच थे, कुछ मध्यम थे, कुछ वर्किंग क्लास थे, कुछ लोअर कैटेगरी के थे। इस तरीके से सोसाइटी बटी हुई थी अलग अलग हिस्सों में। उसके साथ साथ मेसोपोटामिया की जो कब्रें हैं उनको देखकर याद रखिएगा, पहले एक रिवाज होता था कि जिसको दफनाया जा रहा है मरने के बाद, उसकी फेवरेट चीजें दफना दी जाएंगी साथ में, ठीक है। तो मेसोपोटामिया की बहुत सारी कब्रों में से सोना चांदी निकला है, कुछ कब्रों में से कुछ नहीं निकला, तो ये माना गया है कि यहाँ पर अमीर लोग भी थे और गरीब लोग भी थे। उसके बाद यहाँ पर जो कानूनी दस्तावेज हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ की सोसाइटी में एकल परिवार हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, यानी हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे, छोटी छोटी फैमिलीज को रखने का रिवाज था। उसके बाद विवाह जो होता था वो पूरी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होता था। पुरुष और स्त्री की आयु में अंतर रखा जाता था। देखिए, पुरुषों की जो एज रखी गई है वो 23 से 26 रखी गई, और महिलाओं की 16 से 22, ठीक है, इतनी रखी जाती थी। और दोनों की साइड से उपहार लेन देन, यानी कि दहेज, ठीक है, दोनों साइड से चलता था। और यहाँ का एक प्रमुख नगर है उर नगर, जिसकी हम बात कर रहे थे, और इसकी खुदाई कब हुई? 1930 में। तो यहाँ पर भी हमें इसी तरह की चीजें मिली हैं, कब्र मिली है, कानूनी दस्तावेज मिले, यही सब मिले हैं। और याद रखिएगा, मेसोपोटामिया में नगर नियोजन का अभाव था, यानी कि यहाँ की सारी गलियां आड़ी टेढ़ी थी, लैक ऑफ टाउन प्लानिंग के रूप में देखा जाता है। और यहाँ का समाज थोड़ा सा अंधविश्वासी था। अंधविश्वासी मतलब सुपरस्टिशियस, ठीक है, कि ऐसी आड़ी टेढ़ी बातों पे यकीन कर लिया जाता था, ठीक है। उसके साथ साथ लोग अपने घरों का जो कूड़ा होता था गलियों में ही फेंका करते थे, कोई भी कूड़े की प्लेसमेंट की व्यवस्था नहीं थी। कुल मिलाकर समाज जैसा था आज का है वैसा ही था, सब कुछ सेम था, बस कैसा था वो पुराना था और कुछ नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ आता है हमारे पास पशुचारक वर्ग। देखिए, पशुचारक वर्ग कौन था? पहली बात तो ये मारी नगर में रहा करते थे। किसमें? मारी नगर। और ये ऐसे लोग थे जो आसपास से छोटे मोटे जंगलों में से कोई जानवर लेके बस पालना शुरू कर देते थे ऐसे ही। लेकिन इनसे कुछ फायदे भी थे, नुकसान भी थे। याद रखिएगा, ये नुकसान की अगर हम बात करें तो ये आपस में लूटमार करते थे, एक दूसरे को लूटा करते थे, ठीक है। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, ठीक है। और तीसरा, जब ये लोग अपनी जगह चेंज करते थे ना, तो जाते जाते क्षेत्रों को लूट कर, फसलों को बर्बाद कर कर फिर जाते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, लूटते थे चीजों को, तो जिसकी वजह से इनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटीज होती थी, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें होती थी। उसके बाद ये धीरे धीरे अपनी शक्तियों का विस्तार कर रहे थे, यानी अपना पूरा ग्रुप बनाते जा रहे थे, और लास्ट में आवश्यकता पड़ने पर ये आपके लिए कुछ भी बन जाते थे, चाहे सैनिक बना लो, मजदूर बनवा लो, साफ सफाई वाला बनवा लो, ये सब। और याद रखिएगा कि जो इनकी चोरी थी, अलग अलग चीजें इनके पास आई ना, इसी की वजह से ये लोग आगे चलकर एक बहुत बड़े व्यापारी वर्ग के रूप में कन्वर्ट हो गए। मेसोपोटामिया का बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग कौन बन गया? जो पहले पशुचारक हुआ करते थे, पेस्टोलिन हुआ करते थे, जानवरों को चराया करते थे। उसके बाद आगे बात करें कि मेसोपोटामिया की काल गणना, टाइम कैसे कैलकुलेट करते थे? घड़ी तो थी नहीं इनके पास, ना ही अल्ट्रा वॉच थी, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ये लोग करते क्या थे? पहला, कि इनकी जो काल गणना है वो लगभग लगभग हमें 1800 ईसा पूर्व के आसपास देखने को मिलती है। देखो, कैलकुलेशन के बेसिक्स इनको आते थे। इनके पास स्क्वायर, स्क्वायर रूट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, इस तरह की चीजें हमें मिली है मेसोपोटामिया से। उसके साथ साथ इन्होंने बेसिक टाइम कैलकुलेशन कर रखा था कि एक साल के अंदर 12 महीने, एक हफ्ते को 7 दिन और एक दिन को 24 घंटे में इन लोगों ने भी बांट रखा था, लाइक लगभग लगभग हमारे जैसा। और उसके बाद मेन आता है मुद्दा कि ये लोग कैलकुलेट कैसे करते थे? तो कैलकुलेट करते थे सूर्य और चंद्र ग्रहण के हिसाब से। याद रखिएगा, ये लूनार एक्लिप्स और उसके बाद सोलार एक्लिप्स के हिसाब से कैलकुलेट करते थे, ठीक है, पूर्णिमा, अमावस्या, इसके आधार पर। और उसके बाद इन लोगों ने इन्हीं तरीकों से कैलेंडर बनाया था, और इनके कैलेंडर का नाम क्या है? पांचांग, ठीक है, याद रखिएगा। मेसोपोटामिया का कैलेंडर कौन सा था? पांचांग, ठीक है। उसके बाद मेसोपोटामिया की बेबीलोन नगर की विशेषता देखो, बेबीलोन इनका सबसे बड़ा एरिया, ठीक है, 850 हेक्टेयर में फैला हुआ एरिया था, 850 हेक्टेयर, ठीक है। इसको 331 ईसा पूर्व में सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर ने जीत लिया था, और उसके साथ साथ इसको फोर्टिफाइड किया गया था, किलेबंद किया गया था सुरक्षा के लिए। याद रखिएगा, जब किसी एरिया को ऐसे ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिया जाता है ना, तो वो हमारे लिए होती है किलेबंदी, फोर्टिफिकेशन, और ये सिर्फ सुरक्षा के लिए किया जाता है। किसके लिए? सुरक्षा के लिए, ठीक है। और उसके बाद इसी बेबीलोन में बड़े बड़े महल थे, मंदिर थे, बहुत आलीशान एरिया हुआ करता था। उसके साथ यहाँ के जो बाजार थे बहुत ज्यादा समृद्ध थे, दूर दूर से व्यापारी यहाँ पर आते थे, और यहाँ के जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे,
ठीक है, यहाँ पर मैथ, ठीक है, साइंस, ठीक है, और एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र, इस तरह के सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर थे और लोग इनके अंदर एक्सपर्ट थे। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें इसमें कि मेसोपोटामिया की उपलब्धियां, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये आपके लिए 8 मार्क्स का बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, आप आज लिख के ले लो, जो मर्जी कर लो, ये 8 नंबर में आएगा, पूरे साल आएगा, मिड टर्म में भी, फाइनल टर्म में भी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हम देखते हैं, यहाँ की उपलब्धियों का मतलब है कि इसने दुनिया को क्या दिया, देन क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। तो पहला इसने दिया है कुम्हार चाक। ठीक है, कुम्हार चाक यानी जिसमें मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, वो चीज की शुरुआत कहाँ से हुई, मेसोपोटामिया से। दूसरा, बैंकिंग सिस्टम, व्यापारिक समझौते, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, मेसोपोटामिया से। और यहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम लोन वाला था, ये कि आपको चीजें उधार चाहिए मिल जाएंगी, बदले में आपको बाद में चीजें ही वापस करनी पड़ेंगी। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरीज और स्कूल्स की स्टार्टिंग यहाँ से हुई। पब्लिक मतलब सार्वजनिक वाले, सबके लिए लाइब्रेरी बनी गई, उसके लिए सबके लिए स्कूल्स बनाए गए, मंदिरों में जो पढ़ाया जा रहा था वो सब यहीं से शुरू हुआ। पांचांग यानी कि कैलेंडर इन्होंने बना लिया था, लूनार और सोलर एक्लिप्स के बेस पे, यानी कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के बेस पर। उसके बाद वित्त विभाजन का विचार, जो 360 डिग्री हम देखते हैं, वो भी कहाँ से शुरू होता है, मेसोपोटामिया से। ठीक है, तो ये सारी चीजें देन में है और इसमें आगे भी है। देखिए, आगे आता है कि लेखन प्रणाली, राइटिंग स्किल जो शुरू हुई वो यहीं से हुई, और किस रूप में हुई थी, याद रखिएगा, कीलाकार रूप में। ठीक है, क्यूनिफॉर्म। ठीक है, उसके बाद भवन निर्माण, स्थापत्य यानी कि यूनिक तरीके से घर बनाना, एक गुम्बद बनाना, ये सारी चीजें भी कहां से शुरू होती है, मेसोपोटामिया से। शहरी जीवन की नींव, यानी कि शहरों में श्रम विभाजन, ठीक है, लेबर डिवीजन, और उसके बाद सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के कॉन्सेप्ट भी इसी ने दिए। कांच के बर्तनों का प्रयोग, क्रॉकरी यूज करना, वो सब यहाँ से हुआ। और लास्ट में गणित, खगोल शास्त्र, ठीक है, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, इस तरह के सब्जेक्ट हमें यहाँ से देखने को मिले। ठीक है, तो यहां पर ही आपका चैप्टर खत्म होता है, लेकिन याद रखिएगा एक लाइन, कि मेसोपोटामिया प्राचीन सभ्यता थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डेवलप थी, बहुत ज्यादा डेवलप। और इसमें आपको याद रखना है, ये 8 नंबर का आएगा। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए डेली अपडेट्स के लिए, आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में सारी चीजें मिलती रहेंगी। और आपको ये सारी स्लाइड्स अगर चाहिए हो, कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिएगा, आपको मेल कर दी जाएंगी। थैंक यू।